नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स ने मंगलवार की शुरुआती ट्रेड में हाई ट्रेड किया। वहीं एफटीएक्स के पतन के बाद सोमवार को क्रिप्टो करेंसी लेंडर ब्लॉकफाई ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया है। ब्लॉकफाई के एक बयान में कहा है कि उसके पास हाथ में $256.9 मिलियन कैश है, जिसके द्वारा रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कुछ ऑपरेशंस का समर्थन करने के लिए काफी लिक्विडिटी प्रदान करने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने ये नोट किया कि उसका फोकस सभी ऑब्लिगेशन को रिकवर करने पर केंद्रित होगा, लेकिन एफटीएक्स से वसूली में देरी होगी। वहीं आने वाले दिन के लिए यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फेड चैटर और नैस्डैक इंडेक्स दिशा प्रदान करना जारी रखेंगे। एनालिस्ट का कहना है कि इन्वेस्टर्स का एफटीएक्स से संबंधित जानकारी के बारे में और अपडेट के लिए क्रिप्टो की खबरों पर नजर रखने की भी जरूरत होगी। इन सबके बीच बिटकॉइन ने 0.5% की बढ़त के साथ $16,260 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम को 0.6% बढ़कर $1,178 पर देखा गया। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के बैंक्रप्सी फाइलिंग से चल रही गिरावट के बीच विड्रॉल्स को सस्पेंड करने के कुछ दिनों बाद क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई ने सोमवार को बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए दायर किया। कंपनी ने कहा कि वे चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइलिंग कर रही थी। ये दर्शाता है कि इस बीच रीस्ट्रक्चर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की उम्मीद है। ब्लॉकफाई के पास करीब $257 मिलियन की कैश है। सिमिलर प्रोसेस बर्मुडा बेस्ड एफिलिएट भी लिक्विडेशन के लिए फाइलिंग कर रहा है। क्रिप्टो लेंडर भी अपने कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से की छंटनी कर रहा है। कंपनी की पिटीशन के अनुसार ब्लॉकफाई के अधिकारियों का अनुमान है कि कंपनी के 1 लाख से ज्यादा क्रेडिटर्स हैं और रेंजेस की भी जांच हो रही है। अधिकारियों का अनुमान है कि कंपनी के पास एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच है। कंपनी के सबसे बड़े क्रेडिटर्स में वेस्ट रिल्म शायर्स इनकॉर्पोरेशन शामिल है, जो एफटीएक्स यूएस का कानूनी नाम है, जिसके पास $275 मिलियन का असुरक्षित दावा है, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसके पास $30 मिलियन का असुरक्षित दावा है। दूसरे टॉप 50 क्रेडिटर्स के ज्यादातर नाम साझा नहीं किए गए थे। सिल्वरगेट कैपिटल ने सोमवार देर रात प्रेस रिलीज में कहा कि ब्लॉकफाई के साथ उसका टोटल डिजिटल एसेट डिपॉजिट रिलेशनशिप, जिसे सोमवार को चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया गया था, 28 नवंबर तक सभी डिजिटल एसेट कस्टमर्स से इसकी टोटल डिपॉजिट $20 मिलियन से कम है। सिल्वरगेट ने स्टेटमेंट में कहा, ब्लॉकफाई सिल्वरगेट के बिटकॉइन कोलैटरलाइज्ड एसईएन लेवरेज लोन्स के लिए कस्टोडियन नहीं है, जो आज तक जीरो लॉसेज और बिना किसी फोर्स्ड लिक्विडेशन के उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म करना जारी रखता है। सिल्वरगेट का ब्लॉकफाई में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिल्वरगेट ने स्टेटमेंट में कहा कि बैंक हाल ही में फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स का विषय रहा है और लोगों से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए सीधे इसकी वेबसाइट पर जाने का आग्रह किया। क्रिप्टो करेंसी लेंडर ब्लॉकफाई इनकॉर्पोरेशन ने एफटीएक्स के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड के लिए एक होल्डिंग कंपनी पर मुकदमा दायर किया है, जो 3 हफ्ते पहले रॉबिनहुड मार्केट्स इनकॉर्पोरेशन में शेयर्स को रिकवर करने की मांग कर रहा था। इससे पहले ब्लॉकफाई और एफटीएक्स ने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया था। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इमर्जेंट ने अलामेडा रिसर्च लिमिटेड एफटीएक्स से एफिलिएट क्रिप्टो हेज फंड के ऑब्लिगेशंस के रीपेमेंट की गारंटी दी। आइकॉन के डेटा के अनुसार इमर्जेंट के पास रॉबिनहुड का 7.42% शेयर है। बैंकमैन-फ्रीड को डिफेंडेंट के रूप में नामित नहीं किया गया है। उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। आयरिश डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने 28 नवंबर को घोषणा की कि उसने यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के उल्लंघन के लिए फेसबुक डेवलपर मेटा पर €265 मिलियन का जुर्माना लगाया है। विशेष रूप से कमीशन ने कहा कि उसने फेसबुक को इस तरह से डिजाइन करने में विफल रहने के लिए मेटा पर जुर्माना लगाया था कि यूजर्स को डेटा उल्लंघनों से बचाएगा। ये घोषणा अप्रैल 2021 में शुरू हुई 1 साल से ज्यादा लंबी जांच के बाद की गई। ये उल्लंघन इससे पहले भी हुआ था, 2019 के अंत में। डेटा के उल्लंघन का पता पहली बार तब चला जब टेक क्रंच रिपोर्ट से पता चला कि करोड़ों के फेसबुक यूजर्स के फोन नंबर्स पब्लिकली एक्सेसिबल डेटा में ऑनलाइन लिस्टेड थे। हालांकि डेटाबेस को बाद में वेब होस्ट द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस से पता चलता है कि फेसबुक के डेटा का उल्लंघन किया गया था। अप्रैल 2021 में डीपीसी ने उल्लंघन की जांच शुरू की। उस समय मेटा ने दावा किया कि एक अटैकर ने अपने कॉन्टैक्ट इंपोर्टर पूल का इस्तेमाल फोन नंबर्स के साथ सर्वर को स्पैम करने के लिए किया था, देखने के लिए कि किन लोगों के साथ फेसबुक खाते जुड़े थे।
स्टेटमेंट में मेटा ने दावा किया कि उल्लंघन का पता चलने के बाद उसने इस कॉन्टैक्ट इंपोर्टर वल्नरेबिलिटी को पैच कर दिया था और ये टूल अब सेफ है। 28 नवंबर को ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सर्वर लगातार छठे दिन ऑफलाइन रहने के कारण हैकर्स के कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी में अनुमानित 200 करोड़ रुपए की मांग की है। 23 नवंबर को मिले हैक से अस्पताल के अधिकारी चिंतित है कि करीब 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का डेटा चोरी हो सकता है। सोर्सेज के मुताबिक इमरजेंसी में पेशेंट्स केयर सर्विसेज, आउट पेशेंट, इनपेशेंट और लेबोरेटरी विंग्स को मैनुअली मैनेज किया जा रहा है क्योंकि सर्वर अभी भी डाउन है। इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के अधिकारी रैंसमवेयर अटैक की जांच कर रहे हैं। पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस सहित कई वीआईपी का डेटा एम्स के सर्वर पर स्टोर था। एक सोर्स के मुताबिक हैकर्स कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी में करीब 200 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। एक्विस टेक्नोलॉजीज ने भारत में कॉफी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए बिना इंटरनेट ट्रेसेबिलिटी वाला एक ब्लॉकचेन आधारित ऐप बनाया है। कर्नाटक में कॉफी बोर्ड इस ब्लॉकचेन समाधान को लागू कर रहा है। इस ट्रेसेबिलिटी ऐप के रिजल्ट के रूप में किसानों की आय में लगभग 43% की बढ़त हुई है। कॉफी बोर्ड फार्म प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाने में मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल उत्पादकों की मदद कर रहा है और इस वजह से जालसाजी रोधी तकनीक की शुरुआत के बाद से किसानों को अपने फार्म प्रोडक्ट्स में ज्यादा कमाई के जरिए फायदा हो रहा है। MX हब दुबई का सबसे नया इनोवेशन सेंटर और इंक्यूबेटर ने MX 100 के लॉन्च की घोषणा की है, जो 20 दिसंबर 2022 को दुबई UAE में बुर्ज खलीफा के बगल में होने वाला एक मल्टीमीडिया मेटावर्स इवेंट है। इस इवेंट को अत्याधुनिक मेटावर्स टेक्नोलॉजीज की पृष्ठभूमि में पूरे क्षेत्र के सबसे नए स्टार्टअप को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमंत्रित इन्वेस्टर्स में एंडरसन हॉरोविट्ज, सेक्वाया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और SALD इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। इन सभी MX हब कंपनियों ने इवेंट के निर्माण में योगदान दिया है। 28 नवंबर को की गई एक घोषणा के अनुसार जापानीज सोशल मीडिया कंपनी लाइन 2020 में लॉन्च किए गए एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफ्रंट को बंद कर देगी। लाइन का ध्यान अब एक्सचेंज से हटकर अपने खुद के ब्लॉकचेन और टोकन की ओर जाएगा। घोषणा में कहा गया है कि तेजी से विकसित हो रहे इस इंडस्ट्री की चुनौतियों पर काबू पाने के हमारे प्रयासों के बावजूद हमें अफसोस के साथ ये निर्धारित किया गया है कि लाइन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम और लाइन टोकन इकोनॉमी को जारी रखने के लिए हमें बिटफ्रंट को बंद करना होगा। न्यू साइनअप्स और क्रेडिट कार्ड डिपॉजिट्स तुरंत सस्पेंड कर दिए जाएंगे, लेकिन कस्टमर्स 31 मार्च तक फंड्स विड्रॉ करने में सक्षम होंगे। इथेरियम ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी में सहायता करने के लिए कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स देने वाले स्टार्टअप किल ने कंसेंसस, GSR वेंचर्स और क्रैकन की वेंचर कैपिटल आर्म के लीड में सीरीज ए फंडिंग राउंड में $17.6 मिलियन जुटाए हैं। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक फंड का इस्तेमाल कंपनी की स्टेकिंग एज अ सर्विस की ऑफरिंग के विस्तार के लिए किया जाएगा। कस्टोडियंस, एक्सचेंजेस, वॉलेट्स और ट्रेजरी मैनेजर्स आसानी से सर्विस प्रोडक्ट के रूप में स्टेकिंग का इस्तेमाल करके अपने डिजिटल एसेट को ब्लॉकचेन में जमा कर सकते हैं। 23 नवंबर तक किल्न के पास मैनेजमेंट के तहत $500 मिलियन की एसेट थी। वहीं लीड ब्लॉक पार्टनर्स, स्पार्कल वेंचर्स और XBTO मौजूदा इन्वेस्टर्स 3 के VC, SV एंजल और L1 के साथ राउंड में शामिल हुए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।